और इसी के साथ शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में रूसी नागरिकों ने घाट पर पहुंचकर गंगा मैया की पूजा अर्चना की। साथ ही दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए यज्ञ भी किया। बताया जा रहा है कि रूस से आए इस दल में 24 लोग हैं। इनमें कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर और कोई प्रोफेसर। इन सभी की आस्था हिंदू धर्म में भी है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति के श्रीकालाहस्ती शिव मंदिर में भी बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों ने पूजा अर्चना की। ये सभी यूक्रेन से भारत पहुंचे हुए हैं। मंदिर में दर्शन करते हुए इन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी किया। महाशिवरात्रि पिछले हफ्ते बीत चुकी है, लेकिन इसका जश्न अभी भी इस मंदिर में जारी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पर्यावरण बचाने के मकसद से अनोखी पहल हुई। वहां प्लास्टिक का कचरा दो सोना लो मुहिम शुरू की गई है। यानी जो लोग पॉलिथीन समेत ऐसा कचरा देंगे उन्हें पंचायत की तरफ से सोने के सिक्के मिलेंगे। यहां के सरपंच फारूक अहमद का कहना है कि इससे घाटी की मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचेगा और लोग साफ पानी पी पाएंगे। बिहार के रोहतास में एक मालगाड़ी के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा करवंदिया स्टेशन के पास हुआ। इसकी वजह से कई ट्रेनों पर असर पड़ा। हादसे के बाद मालगाड़ी के कुछ डिब्बे रेलवे लाइन के पास गेहूं के खेत में गिर गए। यूपी के बस्ती में एक सामूहिक शादी समारोह आयोजित किया गया। प्रशासन की पहल के बाद वहां आर्थिक रूप से कमजोर कुछ परिवारों की मदद के लिए ये आयोजन हुआ। हालांकि खास बात ये रही कि ये शादी समारोह एक परिवार के घर पर हुआ। असल में एक पिता ने धन की कमी होने का हवाला दिया और डीएम प्रियंका निरंजन से अपनी बेटी की शादी करवाने में मदद की अपील की थी। इसके बाद जिलाधिकारी ने कुछ और जोड़ों की सामूहिक शादी जिला प्रशासन के खर्चे पर करवाने के निर्देश दिए ताकि किसी परिवार की बेटी पैसों की दिक्कत की वजह से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने से महरूम न रह जाए। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हमारी प्राइवेसी से जुड़ी हुई है। प्राइवेसी यानी कि हमारी निजी जिंदगी, जिसमें हम किसी और की दखल अंदाजी नहीं चाहते और किसी को ये लाइन पार करनी भी नहीं चाहिए। ये मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि फिल्म एक्ट्रेस आलिया भट्ट की चोरी छिपे एक तस्वीर खींची गई। ये बात ठीक है कि फिल्मी सितारों की निजी जिंदगी से जुड़ी तस्वीरें लोग देखना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या इसके लिए सेलिब्रिटीज की प्राइवेसी का सम्मान नहीं होगा। किसी महिला की चोरी छिपे फोटो खींचना एक तरह से सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है। लिहाजा जरूरी है कि इस मुद्दे पर हॉर्न बजाया जाए। जो पर्दे पर दिखते हैं वो असल में कैसे हैं? यही ललक है जो भुला देती है कि मशहूर लोगों की भी अपनी निजी जिंदगी होती है। हम आप सब जानना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन घर में कैसे रहते होंगे, शाहरुख खान बच्चों के साथ कैसे खेलते होंगे, क्या आमिर और सलमान भी घर में हमारी ही तरह टी शर्ट और शॉर्ट्स में नजर आते होंगे, क्या आलिया, दीपिका, करीना, कटरीना ये सब घर में इतनी ही सजी धजी रहती हैं, क्या वैसे ही कपड़े पहनती हैं जैसे बाहर पहने नजर आती हैं। आम फैंस के मन का यही कौतूहल जन्म देता है पेपराजी को, जो हमारी आपकी ख्वाहिशों में फिट होने के लिए मशहूर लोगों के जीवन की प्राइवेट जिंदगी के दायरे में घुसते चले जाते हैं। इनके काम को एक्टर या एक्ट्रेस सम्मान भी देते हैं। कई बार परेशान होने के बावजूद वो कोऑपरेट करते हैं। तुमच्यासाठी थांबलेलो बाबा एक रुको ना, एक फोटो आपका दो ना। बाबा फोटो के लिए तुम लोग के लिए यार। लेकिन आलिया भट्ट की एक तस्वीर ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आलिया की ये तस्वीर चुपके से खींची गई और इसे किसी की निजी जिंदगी में ताक झांक करना माना जा रहा है। आलिया की तस्वीर ने प्राइवेसी का मुद्दा एक बार फिर गर्म कर दिया है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले ये समझिए कि आलिया की तस्वीर से जुड़ी कहानी क्या है।
आलिया भट्ट ने तस्वीर के साथ एक पोस्ट शेयर की। आलिया के मुताबिक वो अपने घर में आराम से बैठी थी जब दूसरी बिल्डिंग के टेरेस से 2 अनजान लोगों ने उनकी फोटो खींची। बाद में उन तस्वीरों को एक वेबसाइट पर शेयर किया गया। फोटोग्राफर्स की इस हरकत पर आलिया भड़क गई और उन्होंने लिखा कि किस दुनिया में ऐसा किसी के साथ करना ठीक है? क्या ये किसी की प्राइवेसी में जबरदस्ती घुसना नहीं है? एक लाइन होती है जिसे आप क्रॉस नहीं कर सकते। आलिया ने अपना पोस्ट मुंबई पुलिस को टैग किया, यानी इस मामले में पुलिस कार्रवाई की अपील कर दी। इसके बाद आलिया भट्ट के समर्थन में कई एक्टर एक्ट्रेस सामने आए। इनमें से अनुष्का शर्मा ने खुद के साथ हुए ऐसे बर्ताव का जिक्र किया और लिखा कि मना करने के बावजूद उनकी बेटी की तस्वीर खींची गई। असल में फिल्मी सितारों के मामले में ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले कटरीना कैफ और जानवी कपूर जैसे सितारे ऐसी शिकायत कर चुके हैं जब उनकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप किया गया या निजी लम्हों की तस्वीरें खींची गई। लेकिन ये पहली बार है जब आलिया ने इसे अपनी प्राइवेसी से जोड़कर मजबूती से सवाल खड़ा किया और अब इसी वजह से प्राइवेसी के मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। थोड़ी देर के लिए आलिया भट्ट को आप भूल जाइए। सोचिए कि कोई महिला अपने घर में बेफिक्री से बैठी है। हो सकता है उसने घर के हिसाब से ही कपड़े पहने हों। ऐसे में उसकी तस्वीर खींचना और उसे सार्वजनिक करना महिला के सम्मान और सुरक्षा दोनों के हिसाब से गलत है। जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, उनका भी निजी जीवन है और उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन आलिया भट्ट ही नहीं, आम लोगों की प्राइवेसी भी उतनी ही अहम है। इसलिए हमें लोगों के सामाजिक और निजी जिंदगी के बीच का फर्क समझना होगा। जरूरी है कि प्राइवेसी को सोशल वैल्यू के तौर पर हम सीखें, जीवन में इसे अपनाएं और इसे लेकर हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आलिया भट्ट के मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा, लेकिन आम आदमी के लिहाज से ये समझना जरूरी है कि बगैर इजाजत किसी के घर में तांगछाक करना या बिना इजाजत किसी की फोटो खींचना कानूनी अपराध है। यहां तक कि किसी दूसरे के फोन में मैसेज चेक करना या फोटो देखना भी गैर कानूनी है। किसी की निजता को भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, फिर चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो। अगर कोई आपकी निजता का उल्लंघन करता है या कोई बेवजह आपकी जिंदगी में दखल दे रहा है तो आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। निजता यानी कि प्राइवेसी का अधिकार अब संविधान की धारा 21 का हिस्सा है। मतलब ये कि निजता जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत आती है। संवैधानिक अधिकार के अलावा आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 354C में महिलाओं के खिलाफ इस अपराध को लेकर सजा का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई महिला कोई ऐसा काम कर रही है जो निजी हो, उसी समय उसको देखना या उसकी फोटो खींचना और फोटो दूसरों को दिखाना अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल तक की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर सजा 7 साल तक हो सकती है। आईपीसी की धारा 354 में ABCD कई सारे प्रावधान हैं, जिसमें यह कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी 3 तरह से उसको डिफाइन किया गया है। एक तो बिल्कुल निजी, आपके और किसी और के बीच अगर निजी अंतरंग क्षण हो, उसकी निजता की रक्षा करने का। दूसरा, अगर किसी लड़की ने या आपके किसी भी साथी ने आपको अपने किसी भी तरह की तस्वीर लेने की इजाजत दी है, अगर कंसेंट से भी आपने लिया है, तो उसको किसी तीसरे तक वो चीज नहीं जा पाए। तीसरा होता है पब्लिक प्लेस पे। पब्लिक प्लेस पे अगर आप किसी महिला को घूरते हैं या उसकी तस्वीरें खींचते हैं बिना उसके इजाजत के, तो वो भी राइट टू प्राइवेसी का हनन माना जाता है और उसके तहत भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा है। इसके साथ ही नकद जुर्माना भी अदालत लगा सकती है और अदालत चाहे तो 1 साल से 3 साल तक की सजा है, जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है 7 साल तक। यानी अदालत आपको मैक्सिमम 7 साल तक की सजा दे सकती है और चाहे तो सजा और जुर्माना दोनों साथ कर सकती है। एमसीडी में फिर हुआ है हंगामा। चलते हैं सीधे न्यूज एक्सप्रेस में पर, जहां पर देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव के बाद अब स्थायी समिति के चुनाव में भी खूब हंगामा हुआ। इस दौरान वहां एक दूसरे को थप्पड़ और लाते तक मारी गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच ये बवाल लगातार जारी रहा, जिसे देखते हुए सदन को सुबह तक स्थगित करना पड़ गया। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और जासूसी करवाने के आरोपों पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांगा।
वहीं इस बीच शराब घोटाले के आरोपों पर सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव से ईडी ने पूछताछ की। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में मकानों में आई दरारों के मामलों पर मुआवजा नीति तैयार कर ली। कहा जा रहा है कि टूटे मकानों के लिए 31,000 से 36,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इस मुआवजा नीति को मंजूरी के लिए अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। पीएम मोदी ने बजट से जुड़े एक वेबिनार की शुरुआत कर दी। इसके पहले दिन उन्होंने ग्रीन ग्रोथ पर ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के इस बजट ने हरित विकास की गति को तेज किया है। प्रधानमंत्री के मुताबिक हरित ऊर्जा को लेकर इस बजट में की गई घोषणाएं भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखेंगी। प्रधानमंत्री बजट से जुड़े इसी तरह के कुछ और वेबिनार को आगे भी संबोधित करेंगे। पंजाब के अजनाला में कुछ लोगों ने थाने पर हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि ये लोग अपने एक सहयोगी को छोड़ने की मांग कर रहे थे। इस हमले में कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए। यूपी के प्रयागराज में एसपी विधायक विजमा यादव को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 1.5 साल की सजा सुनाई। इस दौरान उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि इस सजा के बाद उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई। साल 2000 के एक हिंसा मामले पर एसपी विधायक को दोषी ठहराया गया था। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को भी गिरावट का दौर जारी रहा। सेंसेक्स 139 अंक गिरकर 59,605 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 30 अंकों की गिरावट रही। ये 17,523 के स्तर पर बंद हुआ। लगातार 14 दिन मार्केट में गिरावट आई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार गुरुवार को सराफा बाजार में सोना 305 रुपए टूटकर प्रति 10 ग्राम 56,035 रुपए पर आ गया। इससे पहले के कारोबार में इस येलो मेटल का भाव प्रति 10 ग्राम 56,340 रुपए था। वहीं चांदी 850 रुपए लुढ़क कर प्रति किलो 65,095 रुपए पर आ गई। वैश्विक स्तर पर व्यापक आर्थिक अस्थिरता के बीच इंश्योरेंस कंपनी एऑन इंडिया की रिपोर्ट आई है। अपने 28वें एनुअल सैलरी इंक्रीज सर्वे में एऑन इंडिया ने पाया कि 46% भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों को डबल डिजिट सैलरी बढ़ाने की सोच रही हैं। सर्वे के अनुसार भारत में वेतन 2023 में औसतन 10.3% बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि ये पिछले साल के 10.6% से मामूली गिरावट है, लेकिन पिछले 2 सालों में ये वेतन वृद्धि एक पूरे दशक के उच्च स्तर पर है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने मैनेजमेंट कर्मचारियों को एक मेल के जरिए बताया कि कंपनी के टॉप 30 का इस साल सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगा। कंपनी के अनुसार ऐसा फैसला आर्थिक हालात को देखकर लिया गया। इंक्रीमेंट पॉलिसी का फायदा 70% कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि कंपनी ने अभी ये नहीं बताया कि कर्मचारियों का कितना इंक्रीमेंट होगा। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी जरूरी खबर है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर में होने वाली आरती के टिकट के दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 1 मार्च से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला समेत सभी आरतियों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को ज्यादा पैसे देने होंगे। मंदिर में मंगला आरती का टिकट 350 रुपए की जगह अब 500 रुपए करने का फैसला लिया गया है। वहीं सप्त ऋषि आरती, श्रृंगार भोग आरती, मध्याह्न भोग आरती का टिकट 180 रुपए की जगह 300 रुपए का हो जाएगा। मंदिर में पूजा पाठ करने वाले सभी पुजारी अब एक तरह के ड्रेस कोड में नजर आएंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे वर्ष के लिए धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन के लिए एक कैलेंडर तैयार होगा। एक आंतरिक समिति का गठन कर ट्रस्ट की डायरी मार्च में छपवाने का भी फैसला लिया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए की सालाना स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके साथ ही मंदिर के सफाई कर्मियों समेत दूसरे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला हुआ है। मंदिर प्रशासन ने साल 2022-23 के लिए कुल 105 करोड़ की आय और 40 करोड़ के खर्च का लक्ष्य रखा गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की 104वीं बोर्ड बैठक में ये सभी फैसले लिए गए हैं। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। पर्यावरण को बचाने के लिए जहां सरकारें और प्रशासन पर्यावरण और साफ सफाई को लेकर कई अभियान चलाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को भी अपना योगदान देना आज वक्त की जरूरत है। बस इसी सोच को साकार करने की कोशिशों में है कश्मीर के फारूक अहमद गनी।
आपको बता दें कि अनंतनाग जिले के सादीवारा एक गांव में सरपंच फारूक अहमद ने आबो हवा को हरा भरा रखने के लिए एक मुहिम शुरू की है। उन्होंने अपने गांव के लोगों को इस मुहिम से जोड़ा है। दरअसल फारूक ने प्लास्टिक कचरे को खेतों और पानी के स्रोतों में ना फेंकने की अपील की। इसके लिए फारूक अहमद स्थानीय लोगों को अनूठे तरीके से प्रेरित कर रहे हैं। उनकी इस मुहिम में साथ देने के लिए गांव वालों ने अपने घरों में कचरे के गड्ढे बनाए हैं। इन गड्ढों में ठोस कचरा फेंका जा रहा है। इसके बाद जो भी 20 क्विंटल पॉलिथीन लाएगा उसको एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। यही नहीं, 20 क्विंटल से कम पॉलिथीन लाने वालों को भी चांदी का सिक्का इनाम के तौर पर मिलेगा। पर्यावरण को बचाने की फारूक अहमद गनी की इस कोशिश को लोग सलाम कर रहे हैं। मैं बहुत मरहमत करता हूँ। आई कमेंड द जॉब ऑफ आवर सरपंच, जिसने ये कदम इतना अच्छा उठाया। अगर इस कदम को तक सब लोग इसका ताउन करेंगे, मेरे ख्याल में ये वही उसी हालत में पहुंच जाएगा जिस हालत में ये पहले था। मैं बहुत खुश होता हूं जब मैं इस पर आज तकरीबन 2-3 महीने से जिस तरह से इसने कदम उठाया है और जिस तरह से उन्होंने बहुत कोशिश की है इस गंदगी को हटाने में। गोल्ड कॉइन के लिए हमने कहा था कि हम 20 क्विंटल जो हमें प्लास्टिक वेस्ट देगा। प्लास्टिक वेस्ट की जब हम बात करते हैं, ये पॉलीथीन ही नहीं बल्कि इसमें मेडिकल का जो ग्लूकोज की बोतलें होती है, प्लास्टिक के जो फटे पुराने जूते होते हैं जो ये नदी नालों में फेंकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जिससे हमारे जो रिवर्स है चोक हो जाते हैं। तो मैंने ये नारा दिया कि अब ये नहीं होगा, अब प्लास्टिक वेस्ट जो देगा हमें और हम उसको गोल्ड कॉइन देंगे। तो गोल्ड कॉइन के लिए लोगों ने कहा, सवाल उठाए कि गोल्ड कॉइन कहाँ से निकालेंगे। मैंने उनको कहा कि गोल्ड कॉइन जो है हम इसी थ्रेश से कैश हासिल करके गोल्ड कॉइन देंगे। और अब बात उस जोश और जज्बे की कर लेते हैं जिसने एक बुजुर्ग की कहानी को खास बना दिया है। करनाल में बुजुर्गों ने कुछ ऐसा कमाल किया है जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहा है। 86 साल के बुजुर्ग ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। युवाओं को न केवल फिट रहने का यह संदेश दिया गया है बल्कि सपनों को पूरा करने की उम्र को भी मात देने का रास्ता बताया गया है। जिंदगी को जज्बे की खुराक कैसे दी जाती है, ये 86 साल के धर्मचंद से सीखा जा सकता है, जो करनाल के रहने वाले हैं लेकिन अपने हौसले से युवाओं को मात देते हैं। जिस उम्र में शरीर थक कर चूर हो जाता है, हिम्मत जवाब दे जाती है, समस्याएं सोच कर रोड़ा बन जाती है, उस उम्र में करनाल के ये बुजुर्ग मेडल जीतकर अपना और परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। जिम, मोबाइल और गैजेट में उलझे युवाओं के लिए धर्मचंद की उपलब्धियां मिसाल है, क्योंकि वो इस उम्र में स्पोर्ट्स में कई मेडल जीत चुके हैं और बड़ी बात यह है कि वो अभी भी थके नहीं हैं। धर्मचंद ने बीते दिनों कुरुक्षेत्र में हुई नेशनल मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में 3 मेडल अपने नाम किए। 2 दशक से पहले शुरू हुए इस खेल के सफर में धर्मचंद कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। हालांकि धर्मचंद मानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी नशे में उलझकर रह गई है। टूर्नामेंट हुए थे जिसके अंदर मैंने 2 गोल्ड और 1 सेकंड ले आया हूँ, और जो कि मेरी 86 साल की उम्र में भी मैं आज तक कोई थकावट या कोई बीमारी वगैरह से महसूस नहीं कर रहा, और मैं बड़ा फिट हूँ। और मैं बच्चों को सबको यही प्रेरणा देता हूँ कि आप मेरी तरह ग्राउंड के साथ जुड़े। सिर्फ धर्मचंद ही नहीं, उनके जैसे कई और बुजुर्ग हैं जो इन खेलों में खुद को खपा रहे हैं। नेशनल चैंपियनशिप में 22 राज्यों के सैकड़ों खिलाड़ी पहुंचे थे। इसमें 35 से 90 साल के खिलाड़ी शामिल हुए। करनाल जिले की बात करें तो यहाँ से 46 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें 40 पुरुष और 6 महिलाएं थी। करनाल के नाम पर कुल 54 मेडल आए। इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों शामिल रहे। जो हरियाणा की टीम है, इसमें करनाल के 40 खिलाड़ी शामिल थे और करनाल के 46 खिलाड़ियों ने 53 मेडल जीते हैं। उनमें से 30 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई मेडल अपने नाम किए। बड़ी बात यह है कि इन प्रतियोगिताओं से मिली जीत का फायदा उन्हें व्यक्तिगत जीवन के साथ नौकरी में भी मिल रहा है। बचपन से ही थ्रोअर रही हूँ और कुछ समय ऐसा भी गया कि बचपन में हमारे टाइम में लड़कियों को खेलने का मौका नहीं मिलता था,
तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि ये हमें मिला है कि इस उम्र में आके भी हम मेहनत करके अपनी अचीवमेंट्स दे सकते हैं। करनाल ने 24 गोल्ड, 16 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल अपने बुजुर्गों के बदौलत जीत लिए हैं। यकीनन जिंदगी की सेकेंड इनिंग की ये सुखद तस्वीरें और गौरव से भर देने वाली हैं। करनाल से कलाम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं, चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिस पर 3 जगहों पर केस दर्ज हुआ था। लेकिन पवन खेड़ा को सपने में भी उम्मीद नहीं होगी कि जब वो दिल्ली से रायपुर जाने के लिए फ्लाइट में बैठ रहे होंगे, नाटकीय अंदाज में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन ऐसा ही हुआ। करीब 6 घंटे तक चले इस सियासी ड्रामे का पटाक्षेप अदालत में हुआ। खेड़ा को जमानत मिल गई, लेकिन बवाल अपनी जगह बना हुआ है। एक तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? ये अपना ही गड्ढा खोदने जैसा है जिसपे कांग्रेस पार्टी खुद गिरेगी। ना वो हमारी आवाज को दबा पाएंगे, ना वो हमारी आवाज को रोक पाएंगे। एयरपोर्ट से शुरू हुआ हंगामा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत की चौखट पर पवन खेड़ा को राहत तो मिल गई, पर इससे पहले जो हुआ, जितना हुआ, वो जबरदस्त हुआ। अमूमन ऐसा फिल्मों में होता है, कोई उड़ान भरने को तैयार हो और पुलिस आ जाए, पर ये दिल्ली एयरपोर्ट की आज की हकीकत थी। पवन खेड़ा की दिल्ली से रायपुर के जाने की तैयारी थी, लेकिन पवन उड़ नहीं पाए। फ्लाइट के टेक ऑफ से ऐन पहले रोककर गिरफ्तार कर लिए गए। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। फिर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जो करीब 4.5 घंटे तक चलता रहा। शुरुआत 11:30 बजे हुई। रायपुर जा रही इंडिगो एयरलाइंस के प्लेन से पवन खेड़ा को उतरने के लिए कहा गया कि बैग में गलत टैग लगा है, जबकि उनके पास कोई बैग ही नहीं था। क्या बात? मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान नहीं, हैंडबैग है। मैंने नहीं, इस तरह आप आइए। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। बाद में जानकारी मिली कि पवन खेड़ा को डीप्लेन किया गया है, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर मौजूद दिल्ली पुलिस ने बताया कि पवन खेड़ा शहर से बाहर नहीं जा सकते। तब तक तस्वीर साफ होने लगी और कांग्रेस के नेताओं को भी ताव आ गया। ना वो हमारी आवाज को दबा पाएंगे, ना वो हमारी आवाज को रोक पाएंगे। हम कानूनी तरीके से भी और राजनीतिक तरीके से भी इस पुलिस या गुंडागर्दी से जोर से लड़ेंगे। हमारी आवाज बुलंद रहेगी। खेड़ा को रोके जाने से नाराज तमाम कांग्रेसी नेता एयरपोर्ट के भीतर ही धरने पर बैठ गए। ड्रामे का सीन तेजी से बदलता रहा और क्लाइमेक्स में एंट्री हुई असम पुलिस की, जो पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके मेडिकल कराने के लिए साथ ले गई। कहा गया कि पवन खेड़ा को अदालत में पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर असम ले जाने की तैयारी है। अब इस ड्रामे में एक छोटा सा इंटरवल लेकर आपको बैक फ्लैश में ले चलते हैं। एक तो नरेंद्र पवन खेड़ा की गिरफ्तारी प्रधानमंत्री मोदी पर की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी की वजह से हुई। दामोदर दास मोदी को क्या, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता के नाम की जगह गौतम नाम लिया था। आरोप लगे कि पवन खेड़ा ने जानबूझकर प्रधानमंत्री का अपमान करने के इरादे से ऐसा किया है।
इस मामले में वाराणसी, लखनऊ और असम में एफआईआर दर्ज कर लिया गया। इसलिए असम पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन गिरफ्तारी की टाइमिंग पर कांग्रेस बिफर गई। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि अधिवेशन को बाधित करने की कोशिश हो रही है। इस बीच कांग्रेस के दूसरे नेता भी खेड़ा के समर्थन में उतर आए। बिल्कुल अन्याय है, बहुत बुरी बात है, क्योंकि हमारे राजनीति में ऐसे कोई नियम नहीं है कि प्रधानमंत्री के बारे में कोई मजाक नहीं उड़ा सकेंगे या कोई भी जो भी कुछ कहा, ये तो गिरफ्तार वाली बात थोड़ी थी। बीजेपी की सरकार उनको हरासमेंट कर रही है और खास करके हमारे स्पोक्स पर्सन हमारे पवन खेरा जी को अरेस्ट करके जो भी आसान थी पुलिस आकर उनको अरेस्ट करे। ये घटना देश ने दुनिया भर के अंदर हमारे देश की बदनामी करवाएगी। ये सरकार चाहती क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को नॉलेज में नहीं है? ये कोई मान सकेगा इस बात को? क्या उनके बगैर नॉलेज के इस प्रकार को हिम्मत कर सकता है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है देश के अंदर। महाधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है और उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबराई हुई है और उसके कारण से निम्नतर स्तर में जाकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। पवन खेरा को जिस प्रकार से प्लेन से उतारा गया है, तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद मिलता है। कितने ही अपशब्द क्यों ना कहें, अमर्यादित भाषा क्यों ना बोलें, ये अपना ही गड्ढा खोदने जैसा है जिसमें कांग्रेस पार्टी खुद गिरेगी। और इस गलतफहमी में मैं पुनः कह दूं ना जिए कि कानून से ऊपर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इस सियासी ड्रामे के दूसरे हिस्से में कहानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। असम पुलिस जब अपनी कार्रवाई में जुटी थी, कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट गए, जहां एफआईआर तो रद्द नहीं हुई, लेकिन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि बयान का वीडियो देखने के बाद कोर्ट ने भी खेड़ा को फटकार लगाई, कहा कि बातचीत का कोई स्तर होना चाहिए। खैर, शाम करीब 6 बजे पवन खेड़ा को दिल्ली की एक अदालत से नियमित जमानत भी मिल गई। यानी पुलिस कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार फिलहाल उनके सिर से हट गई। बिना एफआईआर की कॉपी दिए, बिना मुझे कोई नोटिस दिए, हवाई जहाज से उतारकर इस तरह से गैरकानूनी रूप से मुझे गिरफ्तार किया गया असम पुलिस द्वारा। न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा और आस्था है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। पवन खेड़ा की नाटकीय गिरफ्तारी से सियासी पारा हाई हो गया और जमानत मिलने के बावजूद ये मामला ठंडा नहीं पड़ने वाला। साफ है कि इसकी गूंज रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन में सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आप सोशल अड्डा का रुख कर लेते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय भी जान लेते हैं। देखिए, सोशल अड्डा में आज का मुद्दा मुंबई की एक मशहूर जगह के नाम बदले जाने को लेकर जो प्रस्ताव है उससे जुड़ा हुआ है। ये मशहूर जगह है मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐतिहासिक चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन करने का प्रस्ताव पास किया है। दिग्गज अर्थशास्त्री रहे सीडी देशमुख का जन्म 14 जनवरी 1896 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के एक मराठी परिवार में हुआ था। इंग्लैंड से पढ़ाई कर सिविल सर्विस में आए सीडी देशमुख ब्रिटिश राज में 1943 में आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बने थे। बाद में 1950 से 1956 तक केंद्रीय वित्त मंत्री रहे सीडी देशमुख ने देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दिया। अब आपको बताते हैं कि जिस चर्च गेट का नाम बदलकर सीडी देशमुख किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है, उसका क्या इतिहास रहा है। दरअसल चर्च गेट नाम ब्रिटिश जमाने से ही चला आ रहा है। जानकारी के मुताबिक 1862 में सर हेनरी बॉटल फ्रेयर बॉम्बे के गवर्नर बने थे। उन्होंने बॉम्बे शहर को मिनी लंदन बनाने की पहल करते हुए इलाके में ब्रिटिश थीम पर कई इमारतें और चर्च बनवाए। उस वक्त इस पूरे इलाके को 3 गेट ने घेर रखा था। ये गेट अपोलो गेट, बाजार गेट और चर्च गेट कहलाते थे।
चर्च गेट का रास्ता सीधे सेंट थॉमस कैथेड्रल चर्च की तरफ जाता था, इसलिए उस गेट का नाम चर्च गेट पड़ा था। साल 1860 में इस गेट को तोड़ दिया गया, लेकिन गेट ना होते हुए भी ये इलाका चर्च गेट के नाम से ही जाने लगा। इसके बाद 1870 में एक नया रेलवे स्टेशन बनाया गया, जिसका नाम चर्च गेट रखा गया। ये स्टेशन आज भी मौजूद है। वैसे तो रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के अधीन आते हैं, लेकिन उसके पास इनके नाम बदलने का अधिकार नहीं होता है। किसी रेलवे स्टेशन के नाम बदलने का मामला राज्य सरकार का होता है। इसके लिए राज्य सरकारें केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजती है, जो कि रेल मंत्रालय से चर्चा कर इस पर फैसला लेता है। मुंबई में इससे पहले भी रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा चुके हैं। ब्रिटिश राज से चले आ रहे विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किया जा चुका है, जबकि एल्फिस्टन रोड का नाम बदलकर प्रभा देवी स्टेशन कर दिया गया है। अब जबकि चर्च गेट का नाम बदलने की बात चली है, तो इस पर मुंबई के लोग क्या सोचते हैं, सोशल अड्डा में उनकी राय जानते हैं। अचानक फैसला लिया गया इतने सालों बाद। ब्रिटिश राज के टाइम पे चर्च गेट था, अभी भी चर्च गेट है, लेकिन इसको चिंतामन राव देशमुख स्टेशन कर दिया जाएगा। आप क्या महसूस करते हैं? चिंतामन राव देशमुख किया जाएगा, लेकिन ये इतना पुराना नाम है चर्च गेट, इतना पुराना ब्रिटिश के जमाने से। अभी चेंज करने के बाद लोगों को जो बाहर से टूरिस्ट आते वो ढूंढेंगे चर्च गेट था, ये नाम बदली कैसा हुआ क्या? तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। खाली नाम बदली करने से कुछ नहीं होता है क्या? काम करो, काम करके दिखाओ लोगों को, और नाम बदली करने नहीं होता, तुम काम करके दिखाओ, विकास करो, देश का विकास करो और फिर लोगों को दिखाओ। नाम बदली करने से कुछ नहीं होता है, लोगों के भूल हो जाएगा क्या? तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अभी चर्च गेट है वो बहुत पुराना नाम है, ब्रिटिश की जमाने से। जैसे कि अंकल ने कहा कि कंफ्यूजन बहुत होता है और भूल भुलैया वाला सीन होता है, तो यहाँ लोग टूरिस्ट लोग आपके पास जब आते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि चर्च गेट तो आ गए, लेकिन यहाँ पर चर्च कहाँ है? यहाँ पर तो चर्च तो पहले से ही नहीं है, सिर्फ नाम ही चर्च स्टेशन रखा गया है ब्रिटिश के जमाने से। मगर हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हम लोग आज 35 इयर्स हो गए हमको यहाँ पर शेयरिंग टैक्सी करते चर्च गेट टू नरीमन पॉइंट, तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे विक्टोरिया टर्मिनल्स था, आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स हो गया, तो धीरे धीरे लोगों के समझ में आते जाएगा और काम चलते जाएगा। जैसे कि मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप खुद भी टैक्सी चलाते हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है, छात्र काफी आते हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हॉस्टल है, पीछे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, जय हिंद कॉलेज है इस एरिया में, तो जो पढ़ने भी आते हैं और जो उनके दोस्त भी आते हैं उनसे मिलने, वो चर्च गेट समझ के आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक कंफ्यूजन पैदा करेगा लोगों के मन में, क्योंकि अचानक से सीडी देशमुख, जिसका नाम किसी ने सुना नहीं, वो आज प्रकट हो गया, तो आपको क्या लगता है? कंफ्यूजन तो होगा इसमें, क्योंकि अपना अचानक कोई भी चीज का अगर नाम बदलते हैं तो उसमें इफेक्ट अपने को पड़ेगा। कोई भी है, अभी चर्च गेट बोला फिर सीडी बोले, तो उसमें इंसान को समझ में नहीं आएगा कि हाँ पुराना इंसान है तो वो समझेगा। नए इंसान को क्या है, मतलब वो चर्च गेट है ना, उसके नाम पे दिमाग पे बैठ गया, हाँ चर्च गेट जाना है, तो वो चर्च गेट ही समझेगा। और ज्यादातर सब ये है ना, आते चर्च गेट, तो चर्च गेट इंसान के दिल में ना बैठ ही गया है, दिमाग में, दिल में, तो वो इफेक्ट तो उन लोग के ऊपर पड़ेगा। जर्मनी ने भारत से की है स्पेशल गुजारिश, क्या है वो, इसके अलावा कुछ और विदेश से जुड़ी खबरें दिखाने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पेपर। फ्रांस के बाद अब जर्मनी ने भी भारत की तारीफ की और यूक्रेन युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभाने की अपील की। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन के मुताबिक भारत के पास कुशल और अच्छी कूटनीति है, ऐसे में वो यूक्रेन में चल रहे युद्ध का समाधान निकाल सकता है। साथ ही एकरमैन ने कहा कि रूस से भारत तेल खरीदता है, अगर कम कीमत में तेल मिल जाए तो इसके लिए भारत को दोष नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के सरकारी अधिकारियों का आधा वेतन काट लिया गया। शहबाज सरकार ने तुर्की के भूकंप पीड़ितों की मदद के नाम पर ये कटौती की। हालांकि सरकारी अधिकारियों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि वो पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में इस कटौती से उनके सामने परिवार की गुजर बसर करने में मुश्किल खड़ी हो जाएंगी। इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने मंत्रियों को बिजली, पानी, गैस और टेलीफोन के बिल अपनी जेब से भरने के निर्देश दिए हैं। ताजिकिस्तान में भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। पहला झटका 6.8 तीव्रता का रहा। इसका केंद्र चीन बॉर्डर के पास गोर्नो बदख्शां प्रांत था। वहीं कहा जा रहा है कि झटके के करीब 20 मिनट बाद 5 की तीव्रता का एक और भूकंप आया।
तुर्की के दियारबकिर में आए भूकंप के करीब 3 हफ्ते बाद एक बिल्ली को सकुशल बचा लिया गया। ये बिल्ली एक इमारत के मलबे में फंस गई थी, जिसे रेस्क्यू टीम ने निकालने में सफलता हासिल की। इसके बाद इस बिल्ली की मेडिकल जांच हुई। तुर्की के हताय इलाके में भूकंप पीड़ित बच्चों की अलग तरीके से मदद की गई। उनके लिए कुछ समाज सेवियों ने गाने बजाने का कार्यक्रम किया और उन्हें तोहफे भी दिए ताकि ये बच्चे सदमे से बाहर निकल पाएं। इन समाज सेवियों की पहल से ये बच्चे भी खुश दिखे। टिकटॉक को लगा है एक और बड़ा झटका। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं डिजिटल गली। EU से जुड़े संगठन यूरोपियन कमीशन ने अपने कर्मचारियों को टिकटॉक ऐप डिलीट करने का निर्देश दिया। सुरक्षा वजहों से यह फैसला लिया गया। अमेरिकी और यूरोप के कुछ अधिकारी बार बार ये आरोप लगाते रहे कि टिकटॉक का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। सेना के डॉक्टरों ने एक युवा मरीज के सिर की सर्जरी एडवांस 3D प्रिंटिंग तकनीक के जरिए की, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया और इसे प्रशंसनीय बताया। एक कंपनी गार्मिन ने अपने ग्राहकों को कुछ और तोहफे दिए। कंपनी ने 5 नई लग्जरी घड़ियों के मॉडल लॉन्च किए। इनकी कीमत करीब 2 लाख रुपए के आसपास है। भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कर दी गई है घोषणा। इसके अलावा खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। भारत के खिलाफ 17 मार्च को होने वाली वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने टीम घोषित कर दी। गुरुवार को एसीबी ने बताया कि लंबे समय से चोटिल मैक्सवेल और मिचेल मार्श की टीम में वापसी हुई है। 3 वनडे मैचेस की ये सीरीज 17 से 22 मार्च के बीच होगी। बीसीसीआई अब अपना पुराना दफ्तर भी छोड़ने वाली है। बीसीसीआई मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के पास मौजूद अपने मुख्यालय से कामकाज को अगले सप्ताह तक शिफ्ट कर सकती है। कहा जा रहा है कि बोर्ड अपने ऑफिस का रेनोवेशन करवाना चाहता है, इसलिए हेडक्वार्टर पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद बीसीसीआई का ऑफिस अपने स्थान पर वापस आ जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने साउथ अफ्रीका बैटर एडन मार्करम को टीम का नया कप्तान बनाया। मार्करम ने आईपीएल में अब तक 20 मैच खेले हैं। 134.1 के स्ट्राइकर रेट से 527 रन बनाए। उनका औसत 40.57 रहा। मार्करम ने अपनी पारी में 3 हाफ सेंचुरी लगाई। इस बार आईपीएल 31 मार्च से शुरू हो रहा है। भारत के ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती ने प्रो चेस लीग में 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। 28 साल के विदित नॉर्वे के कार्लसन को हराने वाले चौथे भारतीय बने। विदित ने ये जीत काले मोहरों के साथ हासिल की। लद्दाख के द्रास में रीजनल आइस हॉकी टूर्नामेंट और आर्चरी कंपटीशन हुआ। इसे भारतीय सेना ने भिमबाट में आयोजित किया। इस टूर्नामेंट को आर्मी ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आयोजित करवाया। इस मौके पर टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ी बेहद उत्साहित दिखे।